नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ऑल ओके, सब कुछ सही है? ठीक है। प्रीति बेटा नमस्ते, खुश रहो बच्चे, मैं ठीक हूँ। हाँ, चलो। मोनी, सब लोग ठीक है बेटा, सब लोग ठीक है? चलिए तो फटाफट बच्चों क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम लोग अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कि कला और स्थापत्य की कला क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इस पार्ट पर हम लोग बात करेंगे एंशिएंट टू राजपूत एज के आर्किटेक्चर पर लेकर। हाँ बेटा, ये क्लास का समय बदल गया है। हाँ, क्लास का समय बदल गया है। अब ये क्लास आपकी रोज 7 बजे चलेगी, ठीक है ना? हाँ, ये क्लास आपकी 7 बजे चलेगी, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग एंशिएंट इंडिया से लेकर राजपूत काल तक के हिस्से में पढ़ेंगे। अगर मैं इंडियन आर्किटेक्चर की इस क्लास की बात करूं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा दो अलग-अलग क्लास में डिवाइड है। एक पार्ट 1 जो हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें एंशिएंट टू राजपूत तक पढ़ा जाएगा, और एक पार्ट 2 जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मेडिवल और एक तरीके से देखा जाए तो मॉडर्न तक के हिस्से को पूरा पढ़ा जाएगा। यानी कुल मिलाकर कल हम लोग मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक के आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। फिलहाल आज प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल के शुरुआती दौर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो सबको एक बार फिर से नमस्ते, गुड इवनिंग, सबका बहुत-बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। आर्किटेक्चर को लेकर, स्थापत्य कला, वास्तुकला को लेकर। ये हिस्ट्री की क्लास है बेटा, ये हिस्ट्री की ही क्लास है। हाँ, ठीक है, चलो भाई। तो देखो, वास्तुकला वास्तुकला की बात करें आज। हाँ बेटा, आज पहला क्लास है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पहला क्लास है बेटा। ये कला और स्थापत्य को लेकर पहला क्लास है बच्चे, ठीक है? अब अगर आप लोग आदेश दो तो भाई मैं शुरुआत करूँ, ठीक? चलो, तो मैं शुरुआत करता हूँ भाई। तो देखो, अगर हम लोग कला और स्थापत्य की बात करें, तो कला और स्थापत्य, वास्तुकला वास्तुकला मतलब ऐसी कला या ऐसा ज्ञान जहाँ पर हम अपने रहने के तरीके, अपने रहने के लिए मकान को बनाना, उन्हें, हाँ, उन्हें सजाना, उन्हें सँवारना, उनको बनाना, ये सारी कलाओं को जब लेकर आते हैं, तो इसे हम लोग वास्तुकला के तौर पर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के तौर पर जानते हैं, ठीक है ना? और अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पहले चले जाएँ, जिसे पाषाण काल कहा जाता है, तो आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाषाण काल यानी स्टोन एज के 3 पार्ट हैं, जिसे हम लोग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के नाम पर जानते हैं। इन तीनों ही फेज़ में मैक्सिमम टेन्योर पर, मैक्सिमम टाइम पर जो हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वज थे, वो आम तौर पर जो नेचुरल केव्स हैं, जो प्राकृतिक गुफाएँ हैं, उनमें रहा करते थे। जिनमें वो चित्रकारी वगैरह भी किया करते थे। लेकिन मकान बनाना, मकान में वो जो आपका वो जो सीवरेज सिस्टम है, वो जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, वो जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, हाँ, उनकी अगर बात करें, तो ये सब कुछ डेवलप किया गया है इसी दौर में, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में। आप लोगों को याद होगा, जब मैं आप लोगों की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता बता रहा था, जब शुरुआत की क्लास की बात कर रहा था मैं, तो वहाँ पर मैंने इन सब के बारे में आप लोगों को बताया था, और मैंने ये बताया था कि पहली बार आपको यहाँ से तनु चलो भाई, मैं अच्छा क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ एक बातें साफ तौर पर बोल दूं, जो कि मैं बोल चुका हूं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की ये पहली क्लास है, ठीक है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर की ये पहली क्लास है। अब ये जीरो लेवल, ये लेवल 1, लेवल 2, मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन सा लेवल है, ये आप लोगों ने कैसे मार्किंग किया है, मुझे नहीं पता। वो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, जिसमें आप लोग जीरो लेवल बताते हैं, जिसमें आप लोग लेवल 1 बताते हैं, लेवल 5 बताते हैं, ये मैं नहीं जानता बेटा। हाँ, मैं पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ, और जो सामान्य चीजें हैं, जिसे बेसिक इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, उनको मैं बताता हुआ आपको चलूंगा, ठीक है? बाकी आप लोग समझ लीजिएगा जीरो लेवल क्या होता है, लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 5 क्या होता है, लेवल 10 क्या होता है, ठीक है? मैं ऐसा कोई क्लासिफिकेशन ना, मैंने जब खुद तैयारी किया था तो मैं ऐसा कोई क्लासिफिकेशन कर पाया था, और आज जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो भी मैं नहीं कर पाया, ठीक है? चलिए, मैं टॉपिक पर वापस आ जाता हूं। बाकी आप लोग अपना तय कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वो आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है? चलो भाई, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी मकान बनाना, और एकदम साइंटिफिक मेथड से बनाना, कि बीच में आंगन बनाएंगे, चारों तरफ कमरे बनाएंगे, ताकि हवा, रोशनी का एक जो लाइट और वाटर कहा जाए, एयर कहा जाए, तो वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ बन पाए, ठीक है? अक्षय बेटा, 8:30 बजे वाली जो क्लास होगी, उस क्लास में हम लोग प्री हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, 8:30 पर इस क्लास के बाद, ठीक है? अब आप लोग कृपया करके सिर्फ मुझे सुन लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आप लोग भैया बता दो, मैं बोलना शुरू करूँ तो मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ आप लोगों का। आप बता दीजिए, शुरू करना है तो मैं शुरू करूँ। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक, चलो। हाँ, मैं बेटा खुद ही देर नहीं करना चाहता, मेरी खुद क्लास लगी हुई है, मैं खुद ही बोलते-बोलते थक जाता हूँ। तो मैं खुद चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल, हाँ, हम लोग बिल्कुल अपने क्लास पर ही रहें, अपने टॉपिक पर रहें। ठीक, चलो भाई। चलो हम लोग वापस आ जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ से हम लोगों को मकान बनाकर रहने की कला, खेती की कला, यानी कुल मिलाकर एक स्टेबल लाइफ की बात करें। और इतना ही नहीं, अगर मैं साइंस और आर्ट को लेकर यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की भी बात करूं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जमाने के हिसाब से, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जमाने के हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि साहब, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो इंसान के द्वारा मेटल यूज किया जा रहा था, वो मेटल था बच्चों जिसे कॉपर कहते थे। कॉपर और टिन को मिलाया जाता है तो बनता है जिसे हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। और ये एक नया टेक्नोलॉजी था, ये एक नया विज्ञान था। मैं उस जमाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आज के हिसाब से मत मिला लीजिएगा। आज के हिसाब से मत मिलाइएगा, मैं उस हिसाब के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने के हिसाब से ब्रॉन्ज यानी कि काँसा एक नया मेटल है, जो कि एक एलॉय मेटल है, जो कि बना है किसको-किसको मिलाकर? ये बना हुआ है आपका कॉपर प्लस टिन को मिलाकर, ठीक है? 2 अलग-अलग मेटल होते हैं, जिनको मिलाकर बनाया गया है कॉपर और टिन को। तो उस हिसाब के, उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए, तो एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका था उनका। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों बहुत ज़्यादा डेवलप था। साथ ही साथ आप देखोगे, इस सभ्यता का नाम अगर आप देखते हैं, तो इस सभ्यता का नाम, इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट रहा, इस सिविलाइजेशन का जो एस्टैब्लिश करने का जो प्रोसेस रहा, आमतौर पर हम लोग बहुत पहले से इस बात को जानते हैं, और आजकल हम लोग बोलते भी हैं कि जल ही जीवन है। और अगर जल जीवन है तो जल को बर्बाद मत करिए। तो इंसान हर उस जगह पर, हाँ, हर उस जगह पर रहता है
ठीक? इसका मतलब होता है बेटा 3000 ईसा पूर्व। इस शब्द का मतलब होता है 3000 ईसा पूर्व, ठीक है? सिर्फ एक भाषा नहीं, दोनों भाषाओं को देख लीजिए। मैं तो आपके लिए दोनों भाषाओं का प्रयोग करता हूँ, ठीक है? तो ऊपर के साथ-साथ नीचे भी नज़र रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग-लगभग आपको दिखाई पड़ता है 3000 ईसा पूर्व के आसपास ग्रामीण परिवेश से शुरू हुआ था। धीरे-धीरे शुरू हुआ, आगे बढ़ा और फिर ये अर्बन सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होता चला गया, बदलता चला गया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसे हम लोग आजकल भारत और पाकिस्तान के नाम पर जानते हैं, भारत का पंजाब, हरियाणा वाला जो इलाका पड़ता है, राजस्थान, गुजरात का जो इलाका पड़ता है, इसे लेकर के हम लोग चले जाते हैं आजकल के वर्तमान पाकिस्तान तक के इलाके की बात करें, ठीक है? तो अगर वहाँ तक की हम लोग बात करते हैं तो इस पूरे परिक्षेत्र में, इस पूरे एरिया में आप लोगों को इस सभ्यता का विस्तार आपको दिखाई पड़ेगा और उसके प्रमाण मिलते हैं वहाँ के अलग-अलग सील, वहाँ का जो आर्ट है, जो आपका आइडल आर्ट है जिसे मूर्ति कला कहा जाए, मिट्टी बनाने का, यानी कि जो आपके क्ले पॉट हैं, जो आपके अलग-अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों को देखते हैं और वहाँ के एक-एक साइट को देखते हुए चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हड़प्पा को लेकर, हम लोग वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर आपको बता दें, हड़प्पा ये सिंधु घाटी का पहला इलाका था जिसका एक्सप्लोरेशन किया गया था, जिसका खुदाई का काम किया गया था। तो यहाँ पर बड़े-बड़े मकान, वो ईस्ट और वेस्ट का बँटवारा सब कुछ था। साथ ही साथ आप देखोगे 6 ग्रेनरीज़ मिल रही हैं। यानी अगर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की बात करूँ जो मैं आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ, 4, 5 और 6 बिल्कुल इसी तरह से आप देखोगे तो आपको सामने भी दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल ये सारे कमरे बिल्कुल आमने-सामने बने हुए हैं। बीच में ये आपको गैलरी दिखाई पड़ेगी। ठीक है? हाँ, दिस इज़ टाइप ऑफ गोदाम। ये गोदाम है जहाँ पर अनाज को रखा जाएगा। तो अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं। आमने-सामने बने हुए हैं। बीच में ये आपको गैलरी दिखाई पड़ेगी। ठीक है? हाँ, दिस इज़ टाइप ऑफ गोदाम। ये गोदाम है जहाँ पर अनाज को रखा जाएगा। तो अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है? बेटा सौम्या, ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ नहीं लेंगे। आप चीज़ों को जब तक रिवीज़न नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। एक चीज़ समझने का कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना? एक चीज़ होती है ना समझ में नहीं आना, हमने हथियार डाल दी, हमको समझना ही नहीं है। सर आप समझा लो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? कोशिश करना। छोटे बच्चे की तरह से होता नहीं है एबीसीडी, पहले बच्चों को भी नहीं समझ में आता है। ठीक है? तो कोशिश करिए, सिर्फ ये कहकर के हमें नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह का हथियार मत डालिए, क्योंकि इस तरह का हथियार डालोगे तो सिलेक्शन कैसे लोगे? तो 6 ग्रेनरी, ये अनाज के भंडार, जैसे आपके घर में स्टोर रूम होगा, जहाँ पर छोटे-छोटे बॉक्स रखे होंगे, किसी में आटा रखा होगा, किसी में चावल रखा होगा, किसी में दाल रखा होगा, दाल में भी तमाम प्रकार की दाल होगी, तूर दाल होगा, मूँग दाल होगा, चने का दाल होगा, यानी तमाम प्रकार की तो एक प्रकार का स्टोर रूम। तो दिस इज़ आल्सो अ स्टोर रूम, ये भी एक प्रकार का स्टोर रूम ही है। हाँ, ये भी एक प्रकार का स्टोर रूम है जहाँ पर उस ज़माने के लोग अपने खेत में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्पेशली जौ जिसे बार्ले कहा जाता है, बार्ले एंड व्हीट जिसे गेहूँ कहा जाता है। तो वो लोग जौ और गेहूँ को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर क्यों करते हैं? अब सवाल ये आता है कि वो अपने अनाज को स्टोर क्यों करते हैं? तो देखो, उनके अनाज को स्टोर करने का जो कारण है, वो कारण है कि भाई वो इसको समय-समय पर खाएँगे। हाँ, समय-समय पर इसका वो भोजन करेंगे, खाना खाएँगे और साथ ही साथ वो एक व्यापारिक सभ्यता हुआ करता था। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लास 5th और 6th स्टैंडर्ड की हैं, 5वें और छठे दर्जे की हैं। क्लास 5th और 6th का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ जाएगा इन बातों को, हाँ, जिसने इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है? तो वो अनाज का गोडाउन बना रखा है, जहाँ पर वो अनाज को स्टोर करेगा, जिसके अपने अलग-अलग कारण हैं। अगर मैं वर्शिप सिस्टम पर जाता हूँ, प्रेइंग सिस्टम पर जाता हूँ, पूजा-पाठ में चला जाता हूँ, वहाँ की अगर बात करता हूँ तो देखो, आपको सिंबल ऑफ लिंग एंड योनि, जैसे आजकल देखो सावन का महीना चल रहा है, आज सोमवार है, तो हो सकता हो आप में से कुछ लोग मंदिर गए हों और जो वो शिवलिंग बना हुआ है भगवान शिव जी का, उसके ऊपर दूध और पानी चढ़ाने का काम किया होगा। ये पशुपति शिव नहीं है, ये शिवलिंग है। जैसा कि मंदिरों में आप लोगों ने देखा होगा, तो एक पत्थर का टुकड़ा होता है, जिसके ऊपर पानी और दूध वगैरह, साथ ही साथ कुछ वो बेल पत्र वगैरह चढ़ा दिया जाता है, बेल के पत्ते वगैरह। इसके अलावा हम लोगों को फिगर ऑफ मदर गॉडेस की मूर्ति, डाइस यानी कि आपके अलग-अलग प्रकार के कांसे, जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग एक खेल खेल चुके होंगे, जिसे हम लोग लूडो के तौर पर जानते हैं। जिसे हम लोग लूडो के तौर पर जानते हैं। उसमें देखो डाइस होता है ना एक, जिसमें कुछ नंबर मिलते हैं, लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो उस प्रकार का डाइस आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक? साथ ही साथ आपको मिरर यानी मुँह देखने के लिए, अपने बाल बनाने के लिए और बाल बनाते-बनाते गाना गाने के लिए कि सवार लूँ, तभी तो सवारेंगे जब मुँह दिखाई पड़ेगा। उसके लिए आपको दर्पण चाहिए। अब ये दर्पण आजकल की तरह से क क क वो जो जिसे ग्लास कहते हैं, वो ग्लास नहीं था, बल्कि ये तांबे का टुकड़ा था जिसे खूब कायदे से घिस करके चमकदार बनाया गया था और जिसमें अब आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर पर वो ग्लास जैसा बहुत ज़्यादा फाइन तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिखाई तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो भाई, इसी तरह से अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, तो देखो भाई, मोहनजोदड़ो से हम लोगों को सीताडेल, जिसे हम लोग दुर्ग कहते हैं, दुर्ग का मतलब होता है एक बड़ा-सा ऐसा स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेटा, यस, यस। मेबी वो लोग भी लूडो जैसा ही कोई खेल खेलते थे। हम लोग भी तो लूडो ही खेलते हैं, जिसमें अगर 5 पॉइंट आ गया तो 1, 2, 3, 4, 5 करके अपनी गोटी आगे बढ़ा देते हैं। बस उनके लूडो का तरीका कुछ अलग रहा होगा। आज के ज़माने का लूडो का तरीका कुछ आज अलग रहा होगा, तो मिलता-जुलता। इसे पुराने ज़माने का चौसर कह लो आप, पुराने ज़माने का चौसर कह लो आप। मामा शकुनी का, हाँ, मामा शकुनी का, हाँ। दुर्ग का मतलब बेटा किला होता है, दुर्ग का मतलब किला, फोर्ट, सीताडेल जिसे कहा जाएगा, ठीक है? तो उस ढंग से बनाया जाएगा। साथ ही साथ जिसे कहा नहीं जाएगा ग्रेट बाथ, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट बाथ। ये जो पहला वाला फिगर आप देख रहे हैं, ये आपके ग्रेट बाथ का एविडेंस है। अब आप देख सकते हो, अभी तो फिलहाल इसमें पानी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करिए, तो आप देख रहे होंगे कि एक पूल टाइप का, ये देख रहे हैं, ये आपका पूल टाइप का बना हुआ है, जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता रहा होगा। ये सीढ़ियाँ बनी हैं, जिससे इस पूल में एंटर कर जाएँगे, एंटर करके उसमें नहाएँगे और साथ ही साथ अगर आप देखिए, तो ये किनारे-किनारे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये टूट गया है। अभी आपको पूरा फर्निश्ड कंडीशन में नहीं मिल रहा, बल्कि ये टूट गया है। तो ये जो आपको अलग-अलग दिखाई पड़ रहा है, ये वो छोटे-छोटे कमरे थे, जिनका प्रयोग किया जाता था कपड़े बदलने के लिए। जैसे अगर मैं एक उदाहरण की बात करूँ, तो जैसे हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो जब दरबार में प्रवेश करना होता है, यात्रा पूरी करके दरबार में प्रवेश करने जा रहे होते हैं, तो ठीक पहले आपने देखा होगा वो बाथरूम टाइप का बना है, टैप लगा रहता है, जाकर सब लोग स्नान कर लेते हैं, कपड़े वगैरह बदल करके फिर गाना गाते हुए चले जाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता का बुलावा आया है। हाँ,
बिल्कुल सब एक ही है, ये सब एक ही है। आप सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइट जो शहर है, ये वही है, ये उनके नाम है, ठीक है ना? चलो भाई, साथ ही साथ दाढ़ी वाले पुजारी बाबा, ये जो आपको दूसरी मूर्ति दिख रही है, ये दाढ़ी वाले पुजारी बाबा हैं, जिनको आप देखो बढ़िया ट्रिमिंग की हुई दाढ़ी, फर्स्ट क्लास चमकदार बढ़िया दाढ़ी बनी हुई है, जिनका काम पूजा पाठ को लेकर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कांसे की आपको एक ब्रॉन्ज स्टेटस ऑफ द डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी मूर्ति का भी प्रमाण आपको दिखाई पड़ेगा, जिसका चित्र मैं भी कुछ देर बाद आपको दिखा दूंगा, ठीक है? परेशान मत होइएगा। साथ ही साथ एक पशुपति शिव का भी सील मिलेगा, जिसकी भी फोटो मैं आपको आगे चलकर अभी दिखा दूंगा। धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा जहां तक मैं याद करूं तो 2021 के साल में, हाँ 2021 के साल में अगर बात करते हैं, मोहनजोदड़ो अपने आप में एक स्थान है भाई तनु, मोहनजोदड़ो में एक स्थान है, वहीं से मिला है, ठीक है? अब उसमें मोहल्ला वगैरह मत पूछना कि कौन सा मोहल्ला था, कौन सी गली थी, गली नंबर क्या था, ये मत पूछिएगा, क्योंकि इसका इसका उल्लेख किताबों में नहीं दिया गया है, ठीक है? और मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया हूँ, ठीक? हाँ, इनका नाम कभी आप देखोगे तो गली मोहल्ले का नाम आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, और मैं पाकिस्तान नहीं गया हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि गली कौन सा मोहल्ला कौन सा है, ठीक है? चलो भाई। तो हम लोग बात करें धौलावीरा को लेकर, तो 2021-21 की अगर मैं बात करूं तो 2021 में धौलावीरा को, हाँ, धौलावीरा को आपका रखा गया है हेरिटेज साइट के तौर पर, हाँ, हेरिटेज साइट के तौर पर बनाया गया था, शामिल कर लिया गया धौलावीरा। धौलावीरा ये आपका गुजरात में पड़ने वाला इलाका है, और खास बात ये है कि धौलावीरा का अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो धौलावीरा एक ऐसा जगह है जहां पर सारे मकान पत्थर के बनाए गए हैं। धौलावीरा वो सिंगल साइट जहां पर बनाए गए मकान पत्थर स्टोन के हैं, बाकी जगहों पर आपको स्टोन और ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब ईंट, यानी बाकी जगहों पर आपको ईंट और पत्थर, आमतौर पर ईंट के बने हुए मकान दिखाई पड़ेंगे, लेकिन धौलावीरा इकलौती ऐसी साइट है जहां पर बिल्कुल साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आपको बिल्कुल साफ तौर पर पत्थर के बने हुए मकान दिखाई पड़ेंगे। और पानी, धौलावीरा की अगर बात करें तो देखो हम लोग ने लिखा है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि उन्होंने जल को स्टोर किया हुआ है, वो जायंट वाटर रिसीवर के तौर पर है। तो बेसिकली उन्होंने अपने पूरे पूरे शहर के जो अंडरग्राउंड पोजीशन बात करें तो उन्होंने कुएं टाइप का, पूल टाइप का बना रखा हुआ है। दो बरसाती नदी हुआ करती थी, एक का नाम मंसूर हुआ करता था और एक का नाम मानहर हुआ करता था। इन दोनों नदियों को जिसमें बरसात का पानी आता था उन्होंने कनेक्ट कर रखा था बाई कैनाल, और जिसके, हाँ, जिसे वो अपना वाटर सप्लाई का काम किया करते थे, पानी को इकट्ठा कर दिया करते थे ड्रेनेज सिस्टम को। यस, सभी जगहों से मिलेगा। लोथल की अगर बात करें तो भाई लोथल वर्तमान समय में गुजरात का इलाका, और यहाँ से जो हम लोगों को आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो एग्जाम्पल मिलता है वो है बेटा डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जहां पर पानी के बड़े बड़े शिप, जिन्हें पानी का जहाज कहा जाता है, वो आकर रुकते हैं। उस बड़े से प्लेटफॉर्म को बच्चों डॉकयार्ड कहा जाता है। और लोथल एक इंटरनेशनल ट्रेड साइट हुआ करता था, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जगह हुआ करता था। लोथल गुजरात में पड़ता है, बांग्लादेश में नहीं पड़ता है। लोथल गुजरात, गुजरात का साबरमती वाला इलाका है। अभी तो बताया बेटा, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहां पर पानी के बड़े बड़े जहाज होंगे, है ना? जहां पर पानी के बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, जैसे रेलवे की ट्रेन आती है ना, रेलवे की ट्रेन आती है, रुकती है। हाँ, बंदरगाह, बिल्कुल सही, बंदरगाह, इट मीन्स बंदरगाह, शिपयार्ड, ठीक है? साथ ही साथ घोड़े, घोड़े, घोड़े का टेराकोटा, घोड़े का टेराकोटा, मिट्टी का, ऐसी मिट्टी जिसको कि आग में, जिसको कि धूप में पका सुखाया जाएगा, आग में पकाया जाएगा, तो ऐसे मिट्टी के बर्तन को, ऐसे मिट्टी के टुकड़े को कहा जाता है टेराकोटा, तो इसको टेराकोटा के तौर पर जाना जाएगा, ठीक है? तो टेराकोटा ऐसी मिट्टी जिसको कि आग में पकाया जाता है, तो घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। अब इससे ये अंदाजा मत लगाइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से बहुत अच्छी तरह से कहते नहीं है, बिल्कुल फेमिलियर, तो दे वाज नॉट फेमिलियर फ्रॉम द बाय द हॉर्स, वो घोड़े के साथ फेमिलियर नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना? चलो भाई, हाँ, एक प्रकार से अनजान थे। हड़प्पा की अगर वास्तुकला को देखा जाए तो आप गौर से देखिएगा, इस पिक्चर को देख रहे होंगे आप, तो आप यहाँ पर देखोगे पूरे शहर को दो अलग-अलग टुकड़ों में बाँटा गया है। रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख पा रहा होगा, ये देख पा रहे होंगे पूरा इसका आउटर लेन जो कि डार्क लाइन से बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका रेक्टेंगुलर शेप में। अब यहीं पर गौर करिएगा, मैं अपने रेड पेन से मार्क भी कर रहा हूँ, ये देखो भाई, ये देख रहे हैं ना आप, ये, और यहाँ से अगर देखा जाए, ये देख रहे हैं आप, ये एक प्रकार का डिवीजन किया गया है पूरे शहर का, ये पूरे शहर का बंटवारा किया गया है, और बंटवारा कर दिया गया, तो ये जो इलाका आपको इधर वाला दिख रहा है, ये कहलाता है बच्चों वेस्ट एरिया, यानी पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है, और ये आपका कहलाता है ईस्ट एरिया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आमतौर पर जो मकान बने हैं, आमतौर पर जो घरों को बनाया गया, पूरे शहर को स्थापित किया गया, वो पूर्वी और पश्चिमी टीले पर पूर्वी और पश्चिमी टीले पर स्टैब्लिश किया गया है। पूर्वी टीला नदी से दूर है, पूर्वी टीला ये उस जमाने के प्रॉस्पेरस, ये उस जमाने का प्रॉस्पेरस सिस्टम के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं, ये चार भाग शैली नहीं है प्रदीप, चार भाग शैली नहीं है बेटा। जब हम आपको चार भाग शैली बताएं तब आप अपना सवाल करिए। दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ चार भाग स्टाइल। चार भाग स्टाइल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय बाबर। अभी बाबर हम लोग कल पढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा धैर्य रखो बच्चे, ठीक है? थोड़ा धैर्य रखो। अब आप देख पा रहे होंगे ये वेस्ट माउंट, ये प्रॉस्पेरस साइट है जहां पर आपको सीताडेल, जिसे हम लोग हिंदी में दुर्ग या किला कहते हैं, पब्लिक बिल्डिंग, मार्केट एरिया, हाउस ऑफ रूलर्स, यानी जो जमाने के प्रॉस्पेरस लोग हैं, जो समृद्धशाली लोग हैं, ये उनका इलाका आपको दिखाई पड़ेगा। अब आ जाइए दूसरी तरफ, ईस्ट की ओर आ जाइए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये मकान बने हैं, या आप देख रहे हैं मकान। अब आप सब मकान को बड़े, हाँ, अब सब मकान को आप बड़े गौर से देखिएगा, तो इन सभी मकान का जो एरिया है वो आपको बिल्कुल इक्वल दिखाई पड़ेगा। मतलब एक रो में, मान लो ये कोई रो है, इस रो में अगर कोई मकान बन रहा है तो इस रो के सारे मकान इक्वल साइज के होंगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बिल्कुल बराबर साइज का। मान लेता हूं इस रो के मकान बन रहे हैं 1500 स्क्वायर फीट की, ठीक है? 1500 स्क्वायर फीट के बन रहे हैं, तो सारे मकान 1500 स्क्वायर फीट के ही होंगे। अब अगर सामने की रो देखिए, इसके अपोजिट सड़क के दूसरे तरफ, ये तो आपकी रोड हो गई, रोड के उस पार देखिएगा, तो यहाँ पर जो मकान बन रहे हैं शुड भी पॉसिबल कि वो बड़े हों, लेकिन वो सारे मकान आपके इक्वल साइज के होंगे। तो उन्होंने बहुत ही, जिसे कहते हैं बहुत ही सिस्टमैटिक, जिसे कहा जाए अरेंजमेंट किया हुआ है, जिससे एक फायदा मिलेगा, और वो ये कि उनका जो बाकी एरिया होगा, जिसे एक्स्ट्रा लैंड कहा जाए, वो बिल्कुल सीधा सीधा मिलेगा। अब इसी एक्स्ट्रा लैंड में वो बनाएंगे क्या? तो इसी एक्स्ट्रा लैंड में आप देखिए, तो वो देखिए नालियां बना रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, नालियां। हर घर का गंदा पानी इन नालियों में, जिसे आजकल हम लोग सीवरेज सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारे घर का गंदा पानी
पतली-पतली नालियों से चला जाता है आपके मेन होल में, और मेन होल में मेन लाइन होती है जिससे उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब कुछ अंडरग्राउंड है। ऐसा ही कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में भी था। उन्होंने 2 प्रकार का सिस्टम बना रखा है, एक और दोनों अंडरग्राउंड है। एक दूसरा रास्ता है जिससे पानी शहर के अंदर आएगा, एक रास्ता वो होगा जिससे शहर के गंदे पानी को निकाल दिया जाएगा। तो 2 प्रकार का सिस्टम आप देखोगे और बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड तरीका आपको दिखाई पड़ेगा। घर अगर आप देखोगे तो बीच में मकान बना, आंगन बना है, मकान के बीचों-बीच आंगन बना है, चारों ओर कमरे बने हैं। 2 बिल्कुल, अगर ईस्ट साइड में किचन होगा तो वेस्ट में वॉशरूम होगा, अगर ईस्ट में वॉशरूम होगा तो वेस्ट में किचन होगा, मतलब दोनों पास नहीं होंगे और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। किचन और वॉशरूम कभी भी एक साथ नहीं बनाए जाते, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से अपने मकान को बनाते थे। मैंने अभी आपसे बताया दे आर वेरी साइंटिफिक पर्सन, वो बहुत वैज्ञानिक व्यक्ति हुआ करते थे। बेटा वॉशरूम आजकल जिसको कहते हो ना बेटा, जिसे हिंदी में हम लोग घुसलखाना कह देते हैं फारसी भाषा में, जहाँ पर जाकर नहाना वगैरह, बिल्कुल उस जमाने में भी था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग आज बुद्धिमान हो गए, हम लोग बहुत पहले से बुद्धिमान हैं। ठीक, तो उन्होंने नालियाँ, घर, सड़क सड़क सीधा बनाया है और सड़क पर उन्होंने स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट बनाकर रखा है। अब आपको लगेगा स्ट्रीट लाइट तो फिर सर बिजली का कनेक्शन भी रहा होगा, बिल्कुल नहीं था। वो दिए जलाया करते थे, दिए जलाकर अपने रास्ते को रोशन किया करते थे। हाँ, उनका अपने रास्तों को रोशन किया करते थे। ईंट के मकानों का प्रयोग किया जाता है। ईंट एक ऐसा खोज है, ईंट एक ऐसा आविष्कार है इंसान का जो कि उसको बिल्कुल अलग कर देता है। और ईंट के बने हुए मकानों की खास बात ये है कि उनकी उम्र बड़ी लंबी होती है, 200 साल, 300 साल, 400 साल, लंबे समय तक। हाँ, मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये बस बन गया, छोड़ दीजिए नहीं, उसके समय-समय पर आपको लिपाई-पुताई का काम करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। हाँ, 1500 क्या है जो आपने लिखा हुआ है? 1500, अरे ये एरिया है, ये स्क्वायर फीट है, ये स्क्वायर फीट है, इसको काट दो भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगे। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया था कि एक ओर का जो भी मकान बनेगा, वो एक ही इक्वल एरिया का बनेगा। मकान बनाने के लिए वो ईंट का प्रयोग करते हैं, ईंट का अपना एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पे वो ईंट को बनाते हैं। ठीक है? पूरे शहर को जैसा मैंने अभी आपसे बताया था, 2 अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया। एक जिसे वेस्ट माउंट कहा जाता है और एक जिसे ईस्ट माउंट कहा जाता है। जो वेस्ट माउंट है, ये आपका अपर सीताडेल है, यानी कि अपर वाला हिस्सा होगा, ये नदी से दूर ऊँचा है, और ये जो ईस्ट माउंट आपको दिख रहा है, ये लोअर पार्ट ऑफ द सिटी है। ये शहर का निचला इलाका दिखाई पड़ेगा। ठीक? ऊँचे वाले इलाके पर यहाँ पर आप देखिएगा तो बड़े-बड़े पैसे वाले लोगों के मकान मिलेंगे, काफ़ी बड़े-बड़े मकान हैं, जबकि इस तरफ आप देखोगे तो आपको छोटे-छोटे मकान आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि देखो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे। जबकि छोटे मकान जो कि श्रमिकों के मकान के तौर पर जाने जाते हैं, हाउस ऑफ लेबर्स के तौर पर जाने जाते हैं। जो आपका निचला शहर है, वहाँ पर एक कमरे का मकान बना है, और वैसे भी श्रमिकों का और नौकरों का कमरा एक ही होता है, एक ही कमरे का बनता है। अगर आप लोगों के घर में सर्वेंट क्वार्टर होगा, तो आपने देखा होगा कि सर्वेंट क्वार्टर एक कमरे का है। एक कमरा है, उसी में बैठ, हाँ, ठीक है? तो उस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक? देखो बेटा, किसी भी समाज में भेदभाव तो रहता ही है। अब वो भेदभाव कितने प्रकार का हो सकता है, ये बात दूसरी है। सिंधु घाटी सभ्यता में भेदभाव आपको 2 प्रकार का दिखाई पड़ेगा। एक, पैसे वाले लोग जिनके पास पैसा है, वो बड़ा मकान बनाते हैं, और ये आज भी है, ये आज भी है। कल को आप लोग पीसीएस अधिकारी बनोगे, तो हो सकता हो कि आप में से किसी के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, वो बड़े मकान में रहते हो, और कुछ लोगों के पिता की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी, तो संभवतः वो छोटे मकान में रहते हैं। चाहे 1 कमरे का मकान या 2 कमरे का मकान होगा। आप कल को पीसीएस अधिकारी बनोगे, आपके पास अच्छी इनकम आ जाएगी, तो आप भी बड़े मकान में रहोगे। तो ये डिफरेंस तो आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का डिफरेंस तो आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सा फिनोमेना है। अभी हमारे पास 2-3-4 लाख रुपए आ जाए और हमसे कहा जाए भैया ये लो 4 लाख रुपया और कोई फ़ोन खरीदो बढ़िया सा। मैं भी आँख मूंद करके पहुँच जाऊँगा एप्पल की दुकान पर। एप्पल का जो भी नया मॉडल होगा वो ले लूँगा, ठीक है? और वही मुझे 10-20 हज़ार रुपए दे दिया जाए, भैया ये लो 10,000 रुपया मोबाइल ले लो, तो मैं ये जो सैमसंग वाला मोबाइल है ऐसा ले लूँगा। ये तो डिपेंड ऑन कंडीशन है भाई, ये तो डिपेंड ऑन कंडीशन है कि आपके पास कितना पैसा है। तो ये डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ये तो हमेशा रहेगा। हाँ, मोमो खा लोगे? चलो भाई, अपनी-अपनी पसंद है। ठीक? तो आम तौर पर जो छोटे मकान हैं, ये आपके लेबर क्लास के मकान हैं, श्रमिक लोगों के मकान आपको दिखाई पड़ेंगे। अभी मैंने आपसे बताया, बड़ा मकान हो चाहे छोटा मकान हो, बीच में आँगन है, चारों ओर कमरे हैं, ताकि हवा और रोशनी का पूरा इंतज़ाम किया जा सके। हर घर में बाथरूम बना होगा, और बाथरूम में भी वेंटिलेशन की प्रोसेस है। अगर आपका बाथरूम ऐसा हो जिसमें खिड़की ना हो, तो आप देखिए जब आप दरवाज़ा बंद करके नहाते हैं, तो कितनी जल्दी उमस हो जाती है। और वहीं पर अगर 2 खिड़कियाँ किनारे की ओर रोशनदान टाइप का लगा हो, उसमें एग्ज़ॉस्ट लगा हो, उसको चला दीजिए, तो वो आपका जो पानी डालने की वजह से बॉडी का जो हीट क्रिएट हो रहा है, वो उसको बाहर कर देता है। तो आपके वेंटिलेटेड बाथरूम आपको दिखाई पड़ेगा, वेंटिलेटेड कमरे आपको दिखाई पड़ेंगे, और आपको हर मकान में कुएँ दिखाई पड़ेंगे। उस ज़माने में पानी का जो लेवल था वो काफ़ी ऊपर था, तो हर मकान में आपको कुएँ, नहीं तो 2 मकान के बीच तो कुएँ आपको दिखाई ही पड़ेंगे। हाँ, ठीक, बिल्कुल मोनी, तुम मेरी बात को समझ गए होगे बेटा, जो मैं एग्ज़ाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने जो एक जिसे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहें ना, तो उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, पानी को, गंदे पानी को निकालना और साफ पानी को लेकर आना। सर रूम में घर में कुआँ? अरे बेटा, ग रूम में कुआँ नहीं होगा भाई। आँगन में कुआँ या आँगन के बगल में कुआँ होगा यार। मतलब ये तो तनु बेटा, ये तो थोड़ा-सा आप लोगों का एक पेपर और होता है जिसे लॉजिकल कहा जाता है बच्चों, जिसे रीज़निंग कहा जाता है। इतना लॉजिक तो लगा सकते हो बेटा। पीसीएस अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो इतना तो मैं भरोसा करूँगा, और मैं नहीं, आप कहीं पर भी पीसीएस के लिए क्लास लेने जाइएगा, तो इतना भरोसा हर आदमी करेगा कि इतने छोटे-छोटे लॉजिकल बातें तो पता ही होनी चाहिए यार। कम से कम ग्रेजुएट आदमी हो आप लोग। अब ग्रेजुएट आदमी भी अगर कहे सर वो रूम में जहाँ रहते हैं उसमें कैसे कुआँ बनाएँगे? ये इलॉजिकल है, टोटली इलॉजिकल है ना? हाँ, ठीक है, चलो भाई। तो अब उन्होंने पानी को निकालने का और पानी को लाने का दोनों व्यवस्था करके रखा हुआ है। वो अपने नालियों को साफ-सफाई के तौर पर रखते हैं। साफ-सफाई इसलिए रखते हैं भाई, पानी इकट्ठा होगा, गंदा होगा, बदबू करेगा, और गंदा कहाँ जाएगा? हाँ, गंदा कहाँ पर जाएगा? तो गंदा तो हमारे घर में ही रहेगा, गंदा तो हमारे घर में ही रहेगा, है ना? तनु बेटा 12वीं क्लास तो पढ़ चुके हो ना बच्चे? मतलब 10th तो पास ही हो, 10th तो पास हो बेटा ना? ठीक है? हाँ, तो बस 10th के बच्चे को इतना लॉजिक आता है बच्चा, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। 10वीं का बच्चा पहुँचा जा रहा है चंद्रमा पर, मंगलयान पर पहुँचा जा रहा है बच्चे। ठीक? चलो भाई। मूर्तिकला की अगर बात करें तो देखिए अलग-अलग सील, हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में अलग-अलग सील आपको दिखाई पड़ेंगी, और इन सील का प्रयोग जो किया जाता था वो आपके ट्रेड के लिए, वो आपके व्यापार के लिए किया जाता था। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे बात किया था पशुपति शिव का। ये ऊपर का चित्र अगर आप देख पा रहे होंगे, ये बेटा पशुपति शिव का चित्र है। ये जो ऊपर वाला चित्र आप देख पा रहे हैं, ये पशुपति शिव का चित्र है, जिनके दोनों तरफ देखिए तो देखो आपको एक ओर हाथी,
बाघ, गेंडा, ऑक्सी या बुल दिखाई पड़ रहा है और ये देखो पैर के पास आपको हिरन दिखाई पड़ रहा है और ये पशुपति शिव महोदय हैं जो कि बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से आप एक और सील देखेंगे जो कि नीचे आपको दिख पा रहा होगा एक सींग वाला गेंडा, एक सिंग वाला आपको गेंडा दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है ना? अब आप गौर करिएगा, यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपको ऊपर भी कुछ दिख पा रहा होगा, ये आपको ऊपर भी कुछ दिख पा रहा होगा, है ना? ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच इज नोन एज अ पिक्टोग्राफिकल, जिसे चित्रलेखात्मक लिपि के तौर पर जाना जाता है। ये उनकी लिपि है। हाँ, ये उनकी लिपि है। जिसको आप फिश कह रहे हो ना, वो फिश नहीं है। वो बेसिकली उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्या लिखा, ये हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए। इसको पिक्टोग्राफिकल लिपि कहा जाता है। ये आपको नहीं, बड़े-बड़े इतिहासकारों को नहीं समझ में आया। ये अच्छी बात है कि नहीं समझ में आया। ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं समझ में आया। नहीं तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाता है, ऐसे तो बहुत कुछ सिमट जाएगा आपका पढ़ाई-लिखाई। अगर हम लोग ब्रॉन्ज फिगर की बात करें, तो देखो, ये देखो आपको जो चित्र दिख रहा है ये वाला, ये डांसिंग गर्ल का आपको दिख रहा है, जिसको आप देखोगे तो आपको दिख रहा है ना वो त्रिभंग वाले कमर पर हाथ रखा हुआ है और बॉडी को थोड़ा-सा टिल्ट टिल्ट करके रखा हुआ है। इसे जब हम लोग क्लासिकल डांस पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊँगा, ये त्रिभंग आसन कहलाता है। इसे त्रिभंग पोस्चर कहा जाएगा। ठीक है ना? 3 डायमेंशन पोस्चर कहा जाएगा। अब ये मूर्ति बनी कैसे है? तो इस टेक्निक को कहा जाता है बच्चों लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसमें एक साँचा बना दिया जाएगा। साँचा तो समझ पा रहे होंगे ना आप लोग, एक प्रकार का कोई मान लो जैसे ये कप है, जिसमें हम लिक्विड पार्ट डाल देंगे। हाँ, जिसमें हम लिक्विड पार्ट डाल देंगे और उसके बाद जो है हाँ, लिक्विड पार्ट डाल देंगे, फिर वो सॉलिड हो जाएगा जिसको निकाल लिया जाएगा। इसे कहा जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, क्योंकि जो ऊपर का सरफेस होगा, ये कप का जो बाहरी हिस्सा होगा, हाँ, ये कप का जो बाहरी हिस्सा होगा, ये बहुत ही मुलायम होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो जब आप बहुत हार्ड चीज़ मतलब मेटल डालोगे ना गरम वाला, तो धीरे-धीरे करके वो अपना शेप लेना शुरू कर देगा और ये बाहर के शेप को धीरे-धीरे वो एक तरीके से तोड़ देगा या बाहर का जो साँचा होगा, वो अपने सामान्य अपने नॉर्मल कंडीशन से टूट जाएगा। इसे कहा फ्रेम जिसे कहा जाए, इसे कहा जाता है बच्चों लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है? और मोहनजोदड़ो से ये डांसिंग गर्ल का जो आइडल मिला है, ये सबसे पुराना है और यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, त्रिभंग पोस्चर आपको जो हम लोग कहते नहीं है, त्रिभंग वाला कमर पर हाथ रखा, गर्दन कुछ ऐसा किया हुआ है, ठीक? साथ ही साथ आप देखिए कालीबंगा, राजस्थान का एक साइट है, वहाँ से ये आप देखोगे तो आपको एक बैल दिखाई पड़ेगा। इसे आप सांड भी कह सकते हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ बुल। इसे आप सांड भी कह सकते हो या बैल भी कह सकते हो, ठीक है ना? तो एक काँसे का बैल या सांड की आकृति, यानी वो लोग टिन और कॉपर को मिलाकर वो एक नया मेटल बनाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। टेराकोटा फिगर्स की बात करते हैं, तो टेराकोटा अभी मैंने आपसे बताया, जिसे हम लोग फायर बेक्ड क्ले कहते हैं। ऐसी मिट्टी जिसको आग में पकाया जाए, मिट्टी का खिलौना या कोई भी मूर्ति जिसे बना करके आग में पका दिया जाता है, उसे हम लोग टेराकोटा के तौर पर कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, यस, यस, यस। बिल्कुल, बोथ आर सिमिलर चाँदनी, बोथ आर सिमिलर, ठीक है ना? चलो भाई। अच्छा यहाँ पर आप देखोगे तो पिंचिंग सिस्टम, मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसे जब चिकनी मिट्टी से आप मोती बनाओगे तो वो गीला होगा ना, जहाँ पर आप लकड़ी से या पिन वगैरह से जो भी पार्ट होगा उससे आप उस पर डिज़ाइन ड्रॉ कर दोगे। जैसे अगर आप देखिए तो ये मातृ देवी, मदर गॉडेस का मोती बना है। अब आप देखो इन्होंने किस प्रकार का मुकुट पहन कर रखा हुआ है। सर पर भी तो मुकुट पहनते हैं, गले में देखो तमाम प्रकार के, है ना, लंबा वाला चेन, पतला वाला चेन, कानों में कई प्रकार के ऑर्नामेंट वगैरह, ये सब डिज़ाइन किया गया है। ये सब डिज़ाइन किया गया है, जो कि चिकनी मिट्टी पर बनाया गया, फिर इसे धूप में सुखा लिया गया, आग में पका लिया गया ताकि ताकि उसे एक सॉलिड कंडीशन में लाया जा सके। इसी के साथ-साथ तमाम प्रकार के और सारे खिलौने, जैसे आपका वो जानवर का कोई आकृति है, घोड़ा-गाड़ी वगैरह बना दिया गया, ये सारी चीज़ें। मॉडर्न आर्ट की अगर बात करें तो मॉडर्न आर्ट में आप देखेंगे मौर्य कला। अब आप देखिए बीच में जिसे हम लोग वैदिक काल कह लें, 6th सेंचुरी बीसी कह लें, 8 इंच, चाँदनी 8 इंच, 8 इंचेस, ठीक है? विपुल मैंने अभी बताया पिंचिंग मेथड अभी मैंने आपको बताया बेटा कि चिकनी गीली मिट्टी पर जब आप किसी आकृति को बनाते हैं, उकेरना जिसे कहा जाएगा दैट इज़ कॉल्ड पिंचिंग सिस्टम, उसे पिंचिंग विधि कहा जाता है। ठीक है? समझ में आ गया भाई? चलो, ठीक, चलो भाई। मौर्यन आर्ट, बीच में आप देखोगे वैदिक एज दिखाई पड़ेगा आपको, बीच में आप देखोगे तो आपको महाजनपद एज भी दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में आर्ट और कला गायब हो गई, लोग कलाकार नहीं रह गए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब धीरे-धीरे कला को जो एक प्रॉपर मैनर में एस्टेब्लिश किया जाएगा। हाँ, प्रॉपर मैनर आपको दिखाई पड़ेगा वो मौर्यन एज में दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर राजा स्टेट के द्वारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जिसे कहते हैं रीजेंटशिप उसको डेवलप करने का जिसे पैट्रोनेज कहा जाएगा, तो उसे पैट्रोनेज किया जाएगा। और मौर्यन एज के आर्ट को हम लोग 2 अलग-अलग पार्ट में बाँटते हैं। एक जिसे कोल्ड आर्ट कहा जाता है, हाँ, कुम्हार ही बर्तन बनाता है बेटा, कुम्हार ही मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है? और एक जिसे हम लोग कहते हैं बेटा पॉपुलर आर्ट। कोल्ड आर्ट का मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं राजा के दरबार की कला, यानी राजमहल की कला, और जिसे पॉपुलर आर्ट कहा जाता है वो एक प्रकार की लोक कला के तौर पर आ जाएगा, यानी लोग सामान्य तौर पर बनाएँगे। तो कोल्ड आर्ट के अगर हम लोग कोल्ड आर्ट की बात करेंगे तो उसमें पैलेसेस, पिलर्स और स्तूपास जो कि आपको दिखाई पड़ेंगे, महल बनाया गया। अगर हम पिलर और स्तूपास की बात करेंगे तो ये दोनों बनाए गए थे अशोक के द्वारा। पिलर्स जिसे हम लोग रॉक इंस्क्रिप्शन, रॉक पिलर्स के तौर पर जानते हैं, है ना? स्टोन पिलर के तौर पर जानते हैं, और स्तूप जो कि बौद्ध मॉन्क के लिए बनाए जाते थे उनको स्तूप कहते हैं, ठीक है ना? और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो आपका बिहार का जो चंपारण वाला इलाका पड़ता है ना, वहाँ पर है, जिसका नाम मैं फिलहाल भूल गया हूँ, एकदम दिमाग से नाम उतर गया मेरा। नहीं, नहीं, सांची नहीं, सांची तो मध्य प्रदेश में है बेटा। अरे क्या नाम है? ये बेटा वहाँ पर पड़ता है आपका केसरिया, यस, केसरिया, बिल्कुल सही सुरेंद्र, केसरिया। केसरिया बौद्ध स्तूप जिसे कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है? हाँ, बहुत बड़ा है। 1400 स्क्वायर फीट में करीब फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, आपका बना हुआ है। ठीक है? चलो भाई। हाँ, कुशीनगर में, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है। चलो भाई, और देखो पॉपुलर आर्ट की बात करेंगे तो उसमें केव्स, पोटरीज़, पोटरीज़ का मतलब हो जाता है मिट्टी के बर्तन, और स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ वगैरह शामिल किया जाएगा। इनको हम एक-एक करके पढ़ते चलेंगे। जैसे अगर हम लोग महल की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में, हाँ, मौर्य साम्राज्य में आप देखोगे, मौर्य एम्पायर में आपको दिखाई पड़ेगा जिसे हम लोग कुमराहार, कुमराहार जगह का नाम है। कुमराहार पटना में जो एक महल है ना, उसको कहा जाता है, पूर्वी चंपारण, हाँ, ठीक है? तो ये कुमराहार पटना में पड़ने वाला एक जगह आप कह सकते हो, वहाँ पर है ये। हाँ, बिल्कुल पटना सिटी में। और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें, ये बेटा कौन-कौन से सिंबल बना दिए रीता? रुपए का साइन है, पाउंड स्टर्लिंग है, डॉलर है, अब बाकी तो मुझे नहीं पता। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिन महल को बनवाया उसे पर्शिया, जिसे ईरान कहा जाता है, ईरान में जगह पड़ती है जिसे परसेपोलिस कहा जाता है। तो पर्शिया के परसेपोलिस महल जिनको हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अचमेनिद,
पैलेसेस, अचमेनिद पैलेसेस। अचमेनिद पैलेसेस आमतौर पर उनको कहा जाता है, हाँ, अचमेनिद पैलेस उनको कहा जाता है, नहीं आज नहीं बेटा ये टूट चुका है। अचमेनिद पैलेस उसको कहा जाता है जो कि आपके पत्थर और लकड़ी दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है? अच्छा, जिसमें पत्थर और लकड़ी दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों से बनाया बनाया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अचमेनिद पैलेसेस। ये एक स्टाइल है और इसका कारण ये है कि देखो पत्थर जो कि आपके किसी भी पैलेस को, महल को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मजबूत बनाएगा, जबकि लकड़ी में उसमें आप देखोगे उसमें कलाकारी हो जाएगी। तो अगर आप देख सकते होंगे तो ये देखिए ऊपर अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें ये वाला तो देखो पत्थर के बनाए गए हैं, लेकिन पत्थर के अंदर देखिए महल के अंदर जाइए तो पिलर्स पर आप देखोगे तो इस प्रकार से लकड़ी का प्रयोग किया गया जिस पर आप देख रहे हैं ना नक्काशी का काम किया गया है, जिस पर हम लोग कहते हैं वो काम सजावट का काम किया गया है। अच्छा लकड़ी के साथ-साथ एक काम और होता है, अगर आप देखा होगा तो जितने भी थोड़े से ऐसे इलाके जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, आपने देखा होगा तो वहाँ पर इंटरनल पार्ट पर आप देखते होंगे, बहुत जगहों पर देखा होगा आप लोगों ने, तो वो लकड़ी दीवार के साथ-साथ लकड़ी का भी फ्रेमवर्क करवा देते हैं। वो इसलिए करवा देते हैं क्योंकि लकड़ी जो है वो आपका बैड कंडक्टर होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है ना, तो करेगा क्या? दीवार तो गर्म होगी, लेकिन वो दीवार की गर्मी को वो लकड़ी रोक लेगा और अंदर की ठंडक को बनाकर रखेगा। तो यहाँ से दोनों काम हो रहे हैं, सजावट भी हो रही है, सजाया भी जा रहा है और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखा जा रहा है। एक काम और हो रहा है और वो काम है आपका सिक्योरिटी। अब अगर किसी कारणवश देखो आप मौर्य काल में समझिएगा, चाणक्य बड़े बुद्धिमान आदमी थे, उनको मालूम था कि मान लो राजा है और राजा के महल में अगर कभी मान लो अगर अटैक होता है और अगर राजा और उसकी फैमिली को सिक्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो महल में आप देखोगे मौर्य काल के जितने भी महल बनाए जाते थे, सब में एक गुफा बना दिया जाता था। एक अंदर वाला रास्ता, अंडरग्राउंड रास्ता, जिससे उन्हें दूर कहीं निकाला जाएगा। उस रास्ते को बहुत ही विश्वास पात्र लोग जानते थे, जिसे कैविटी वॉल कहा जाएगा, बिल्कुल सही कहा। जिसे बहुत विश्वास पात्र लोग जानते थे, सब लोग नहीं जानते थे। तो वो दरवाजा बना दिया जाएगा, रास्ता बना दिया जाएगा और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जल्दी ही पूरे महल को आग लगा दिया जाएगा। हाँ, पूरे महल को आग लगा दिया जाएगा। लकड़ी है तो लकड़ी जल्दी जल जाएगी, लकड़ी जल्दी जल जाएगी तो दुश्मन जलकर नष्ट हो जाएगा। तो देखो कितना दिमाग लगाया था उस ज़माने के लोगों ने, है कि नहीं? अरे आफ्टर ऑल हमारे ही तो पूर्वज थे, जब हम ही लोग बुद्धिमान हैं तो वो तो बुद्धिमान रहे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पिलर्स की बात करें जो कि कोट आल्ट का एक अलग तरीका आपको दिखाई पड़ेगा। तो पिलर्स जिसे हम लोग इंस्क्रिप्शन कहें, पिलर इंस्क्रिप्शन कहें, इसको सबसे पहली बार आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन का कांसेप्ट सबसे पहली बार जिस राजा ने शुरू किया था भारत में, उसे हम सब लोग अशोक के नाम पर जानते हैं। तो अशोक के द्वारा किया गया था और अशोक ने ये काम किया था पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में अपने डायरेक्ट इंटरेक्शन को मेंटेन करने का, कि राजा के ऑर्डर क्या है, राजा क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार का पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में एक प्रकार का बातचीत का तरीका होगा, जिसमें आप देखोगे तो इस प्रकार के पत्थर अगर आप देखो तो ये देख रहे हैं ना, ये पूरा प्लेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्लेन है, यहाँ पर कुछ लिखा गया, राजा का ऑर्डर लिखा गया है। ये हिस्सा जिसे आप देखते हो, ये पूरा वाला, ये पूरा हिस्सा इसे कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल यानी ऊपरी हिस्सा जिसे कहा जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जानवर का, ये देखो किसी एनिमल का, शुड बी लॉयन, शुड बी आपका ऑक्स वगैरह होगा, उसका चित्र बना, उसका मोटा मूर्ति बनाया जाएगा। फिर आप बीच में देखोगे एक बेस टाइप का बनाया गया है, ठीक है, एक बेस टाइप का बनाया गया है जिसे अबेकस के तौर पर जाना जाता है। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये देखिए आप कमल उल्टा आपको दिखाई पड़ा, कमल का फूल, लेकिन वो उल्टा है, लोटस और जिसे बेल शेप्ड कहा जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से वो बनाया था और चुनार एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहां के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि चुनार के पत्थरों में एक नेचुरल ब्राइटनेस होती है, नेचुरल चमक के तौर पर होती है। स्तूप की अगर बात करते हैं, स्तूप बच्चे याद रखिएगा, ये बौद्ध मॉन्क के लिए बनाया जाने वाला था और इसमें दो प्रकार के आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक जिसे कहा जाएगा चैत्य, चैत्य का मतलब होता है बेटा जिसे पूजा घर कहा जाएगा, और एक जिसे कहा जाएगा बच्चे, जिसे हम लोग कहेंगे विहार, विहार। हाँ, चुनार के सैंडस्टोन का, नहीं, शेर को हटा करके बैल की मूर्ति नहीं है, कुछ में शेर और कुछ में बैल की मूर्ति मिली ही है। जैसे रामपुरवा एक जगह पड़ती है, वहाँ से बैल का मूर्ति मिलेगा। सारनाथ में आप देखोगे तो आपको शेर मिलेगा। वैशाली की बात करें तो वहाँ से शेर आपको मिलेगा, संकिसा से आपको मिलेगा। ठीक है? तो जिसे चैत्य विहार कहा जाता है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपको कहाँ पर मिलेगा? स्तूप में मिलेगा। चैत्य जिसे हम कह सकते हैं पूजा घर, जिसे क्या कहा जाएगा? पूजा घर। बौद्ध मॉन्क बनकर मतलब तपस्या में बैठकर वो भगवान बुद्ध को याद करेंगे। विहार का मतलब होता है जहाँ पर बौद्ध मॉन्क, बौद्ध भिक्षु आराम करेंगे। हाँ, वो आराम करेंगे। तो जिस जगह पर वो आराम करेंगे उसे विहार कहा जाएगा, जिस जगह पर वो पूजा करेंगे वो चैत्य होगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर इस बिल्डिंग के, जिसे हम लोग बौद्ध स्तूप कह रहे हैं, जिसे स्तूपास कहा जा रहा है, उसके अंदर होगा। ये स्तूप एक ऊंचे पिलर पर बनाया जाता है। इसका छत देखिए तो ये गोलाकार छत बना है। गोलाकार छत का फायदा, आपका घर बिहार में, अच्छा, तो ये गोलाकार छत इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर सीधी होगी तो सनलाइट सीधी होगी, छत गर्म हो जाएगी। और अगर आप देखोगे तो अगर आपकी छत इस प्रकार से देख रहे हैं ना, हाफ सर्किल आपको दिखाई पड़ेगा, या कुछ लोग देखो अपने छत को ऐसा बनवा देते हैं ना, तो ये बेसिकली करते क्या है, ये सूरज की जो रोशनी आ रही होती है उसको डाइवर्ट कर देते हैं ताकि अंदर बहुत ज्यादा हीट ना क्रिएट हो नहीं पाए। और यहीं पर आप देखिएगा तो वेंटिलेशन के लिए कुछ खिड़की टाइप का बना दिया जाएगा, और यहीं पर आप देखोगे तो ऐसा, अब जितनी भी गर्मी बन रही होगी ना, जितनी भी गर्म हवा, वो यहीं से बाहर निकल जाएगी, निचला हिस्सा ठंडा रह जाएगा। ठीक है, ये उस ज़माने का विज्ञान है। आपको ज़माने का विज्ञान आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये देखिए तो एंट्रेंस डोर आपको दिखाई पड़ेगा, जिस पर भी आप देखोगे तो शेर सजावट का काम किया गया। ऐसे-ऐसे करके देखो आप देख रहे हो ना, तो वो एक आपका खंभा टाइप का रखा जाएगा, जिस पर सजावट का काम किया जाएगा, कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि ये कुछ अलग-अलग सजावट कुछ लिखा हुआ है, जिसको हम लोगों को फिलहाल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बौद्ध स्तूप बनवाए गए अशोक के ज़माने में। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने करीब 80,000 स्तूप बनवाए थे। पॉपुलर आर्ट की बात करते हैं तो उसमें केव्स, अगर हम लोग केव की बात करें तो मौर्य काल में आपको 3 अलग-अलग सेक्ट, 3 अलग-अलग रिलीजन दिखाई पड़ेंगे, जिनके भिक्षुओं के लिए केव बनवाए गए। एक तो आपको दिखाई पड़ेंगे कौन? जैन मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क, और साथ ही साथ आपको एक और दिखाई पड़ेंगे जिसे आजीवक कहा जाएगा, आजीवक मॉन्क्स, जिनके लिए इस प्रकार की गुफा बनवाई जाएंगी, जैसे बराबरी की गुफा जो को बिंदुसार बनवाएगा, वो सब बनवाए गए किसके लिए? आजीवक के लिए, जिन पर आगे चलकर जैन और बौद्ध दोनों मॉन्क रहना शुरू करते हैं। तो ये गुफा की दीवार होगी जिस पर सजावट का काम किया जाएगा, ठीक है? और इस गुफा में मॉन्क आएंगे, आराम करेंगे, रुकेंगे, वो पूजा पाठ का अपना काम करेंगे, तो उनको बढ़िया सजाया वजा दिया जाएगा, पॉलिश-वॉलिश कर दिया जाएगा। मूर्ति कला की बात करें तो आप देखोगे तो आपको मूर्ति तोरण, तोरण का मतलब होता है बेटा एंट्रेंस डोर का पिलर, तोरण का मतलब होता है एंट्रेंस डोर का पिलर। मेधी जो कि एंट्रेंस डोर के ऊपर, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, तो देखो ये तो हो गया बेटा तोरण, ये तो हो गया तोरण, और ये बन जाएगा आपका मेधी जिसे कहा जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल अभी क्लास खत्म करेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है ना? अब देखो मौर्य काल में आपको जो सबसे क्लासिकल मूर्ति कला मिलेगी, वो देखो यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिल रही है, और ये जगह पड़ती है बेटा दीदारगंज।
दीदारगंज नाम सुना होगा, पटना के पास में ही है ये, दीदारगंज में यक्षिणी की मूर्ति। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों तरफ से आपको दिखाई पड़ रही है। ये फ्रंट साइड आपको दिख रहा है, ये बैक साइड। देखिए कितने बढ़िया तरीके से सजावट किया गया है। यानी बॉडी शेप की बात किया जाए तो बॉडी शेप को अच्छा बनाया गया, और जो कपड़ा पहनाया गया, ये देख रहे हैं आप कपड़े का कितना बढ़िया प्लेट वगैरह, आप देख रहे हो कितना बढ़िया प्लेट वगैरह बनाया गया है। और बाल को देखो तो बाल में देखो कितना बढ़िया जूड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, और मांग टीका लगाया गया है। अब आप कहोगे सर आप अपनी मांग काहे दिखाते हैं, आपको तो पूरा का पूरा मांग ही मांग है, सब खाली ही है, तो आप मांग काहे दिखाते हैं? ठीक है, तो वो मैं आपको समझने के लिए दिखाता हूँ। ठीक है, तो दीदारगंज की यक्षिणी, यक्षिणी बेटा एक प्रकार से आप भगवान शिव और पार्वती के उपासक या सेवक के तौर पर कहेंगे। ठीक, मिट्टी के बर्तन की बात किया जाए तो आपको इस दौरान मौर्य काल में आपको दिखाई पड़ेगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिनको एनबीपीडब्ल्यू कहा जाता है। यानी कि ऐसे मिट्टी के बर्तन जो कि आपको काले रंग के पॉलिश किए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, ये जलोढ़ मिट्टी के आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इनको बढ़िया चमकदार बनाया गया है, और ये जो इस प्रकार के बर्तन आपको दिख रहे हैं, जिसका चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये लग्जेरियस आइटम है, और थोड़ा सा जिसे हम लोग ग्रीक आर्ट कह सकते हैं, तो ये ग्रीक आर्ट से इन्फ्लुएंस आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, ये आपको ग्रीक आर्ट से इन्फ्लुएंस आपको दिखाई पड़ेगा। लेकर मौर्य में चले जाते हैं, जब आपको शुंग, कण्व, सातवाहन लोग दिखाई पड़ेंगे, तो उस दौर में अगर आप देखिएगा, और साथ ही साथ आपको कई और अलग-अलग इक्ष्वाकु डायनेस्टी, अबीर डायनेस्टी, वाकाटक डायनेस्टी आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ वैष्णविज्म और शैविज्म जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे, जिनमें अगर रॉक कट केव की बात करें, यानी पत्थरों को काट कर बनाए गए गुफा, जिनमें आप चैत्य चैत्य आप जानते हैं जिसे हम लोग पूजा घर कहते हैं, जिसमें पूजा किया जा रहा है, विहार का मतलब आराम घर, ये कुल मिलाकर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मैक्सिमम आपको बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ेंगे। विहार की अगर बात करते हैं तो विहार एक बड़ा सा बरामदा, एक हॉल टाइप का होगा, जिसमें पत्थर का चबूतरा बना होगा, जिसे आप बेड कह सकते हो, जिसे आप तख्ता कह सकते हो। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चैत्यगृह है, जिसमें आप देख रहे हो एक छोटा सा स्तूप का मॉडल बना दिया गया है। यहाँ पर बौद्ध मॉन्क बैठेंगे और गौतम बुद्ध को वो याद करेंगे। ठीक, तो ये आपका ये क्वाड्रेंगुलर जिसे हम लोग कक्ष कहते हैं ना, देख रहे हो ना, ये आपका चतुर्भुज, चार आपको भुजाएं दिखाई पड़ी ना, ये चतुर्भुज आकार में दिखाई पड़ेगा। इसकी जो छत देखोगे, वो छत आपको बिल्कुल फ्लैट दिखाई पड़ेगी, अंदर वाली छत आपको फ्लैट दिखाई पड़ेगी। बगल में इधर की तरफ और इधर की तरफ जो आपको आंगन दिखाई पड़ेगा, वो खुला आंगन बनाया गया। क्यों? क्योंकि हवा अच्छे तरीके से आ सके, क्योंकि जमाने में लाइट पंखा तो था नहीं। हाँ, ठीक है। रीता, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है, तो बस मेरा जो मेहनत है वो सफल हो गया। मैं जो मेहनत में और पसीने से भीग कर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आर्यन बेटा इससे पहले लोग आ गए थे, आर्य लोग इससे पहले आ गए थे। ठीक है, चलो चलो भाई, तो आपको अलग अलग जगहों पर आपको इस प्रकार की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। कुछ लोग कहते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बिल्कुल बौद्ध धर्म को अपनाया था बेटा। ठीक है, बिल्कुल बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलो भाई, तो कई अलग अलग हम लोग बौद्ध विहार की बात करें तो देखो, कार्ले कार्ले चैत्य हॉल, कार्ले ये जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, अजंता ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, उदयगिरी उदयगिरी पड़ता है बेटा आपका उड़ीसा में, खंडगिरी खंडगिरी आपको दिखाई पड़ेगा, ये खंड है खंडगिरी नहीं है, ये बेसिकली चलो खंडगिरी के तौर पर, ये दोनों आपको उड़ीसा में दिखाई पड़ेंगे। स्तूप की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न एज में आपको स्तूप पर बहुत ज्यादा काम नहीं मिलेगा। हाँ, अशोक ने जो स्तूप बनवाए थे, उन्हीं स्तूप को रिपेयर कराना, उन्हीं में सजावट के काम कर देना, एंट्रेंस डोर को बना देना, जिसे तोरण कहा जाएगा, जो कि आपका एंट्रेंस डोर होगा, जिसे बढ़िया तरीके से सजाया जाएगा। ठीक है, जो आपका दरवाजा बन जाएगा। पोस्ट मॉडर्न एज में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का बरहूत और सांची, ये नया नहीं है, पुराना है, अशोक के जमाने में बनाया गया, बस इसमें रिपेयरिंग का काम, सजावट का काम किया गया है। मूर्ति कला की अगर बात करें तो आपको पोस्ट मॉडर्न एज में, और स्पेशली अगर हम लोग कुषाण एज की बात करें, कुषाण एज की बात करें तो कुषाण एज में आपको 3 टाइप्स ऑफ आइडल आर्ट दिखाई पड़ेगा। कौन-कौन सा? एक गंधार आर्ट होगा, एक मथुरा आर्ट होगा, एक अमरावती होगा। गंधार आजकल का पाकिस्तान का इलाका हो जाता है, मथुरा उत्तर प्रदेश का मथुरा, जहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उनका मंदिर है, और बढ़िया पेड़े मिलते हैं। अमरावती ये आंध्र प्रदेश का इलाका हो जाता है, अमरावती आंध्र प्रदेश का हो जाता है। गंधार आर्ट में आप देखोगे तो गौतम बुद्ध की मूर्ति मिट्टी की और पत्थर की दोनों बनी है, खड़ी बैठी भी है, और खड़ी भी है और बैठी भी है। हाँ, खड़ी मूर्तियां भी बनाई गई और बैठी भी मूर्तियां बनी है। ये गंधार कला है कहां पर? तो बेसिकली गंधार इज अ रीजन, गंधार एक इलाके का नाम है। हाँ, बरहुत नाम है बेटा गुंजन, बरहुत इज अ प्लेस ऑफ नेम, बरहुत इज अ प्लेस ऑफ नेम। तो ये आपका पेशावर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान का जो बामियान सेक्टर लगता है, वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। या आपको पाकिस्तान का पेशावर और बामियान सेक्टर दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। विदिशा में है बिल्कुल, यस। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर आप देखोगे इस आर्ट पर आपको ग्रीक आर्ट का इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, ग्रीक आर्ट का। आप गौतम बुद्ध को गौर से देखिए, इस वाले मूर्ति में देखो, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना गौतम बुद्ध बढ़िया मसल मैन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो बाइसेप और ट्राइसेप बढ़िया फर्स्ट क्लास बना हुआ है। ठीक है, शॉल ओढ़े हुए हैं। हाँ, शॉल ओढ़े हुए हैं, नहीं तो ये उनके सिक्स एब भी दिखाई पड़ जाती है। ठीक है, मसल मैन, हाँ, मसल मैन की तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है। नीचे देखिए आपको मथुरा कला आपको दिखाई पड़ेगा। मथुरा कला, ये मथुरा वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश वाला रीजन आपको दिखाई पड़ेगा। अब मथुरा कला में गौतम बुद्ध कैसे हैं, ये आपको इंडियन इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और इंडियन इंपैक्ट में साधु बाबा जो लोग होते हैं, वो आपके मसलमैन नहीं होते, वो उन्हें हम लोग, अगर मैं थोड़ा सा देहाती शब्द का प्रयोग करूं तो आप लोग जहां सुने होंगे टिटहरी मैन, बिल्कुल दुबला पतला वाला आदमी, टिटहरी मैन, एकदम सीख सलाई, दुबला पतला हड्डी दिखाई पड़ रही। तो हमारे गौतम बुद्ध आपको यहाँ पर किसी प्रकार का मसलमैन आपका नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, एक अंतर और देखिएगा, ये जो पीछे का जिसे हम लोग आभा कहते हैं, जिसे हम लोग उनका एक प्रकार का ऑरा कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वहां पर आपको ये ऑरा, गंधार कला में ऑरा छोटा दिखाई पड़ेगा, मथुरा कला में ये ऑरा आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी आपको मथुरा कला में ज्यादा दिखाई पड़ेगी, गंधार आर्ट में आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखाई पड़ेगी। अमरावती आर्ट जो सातवाहन रूलर्स के द्वारा शुरू किया गया है, सातवाहन रूलर्स जिसमें एक नाम आता है वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी का, उसने अपने जमाने में अपने शासनकाल में इस कला का विकास किया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखोगे, हाँ, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ढेर सारा आपको गौतम बुद्ध की तरह तमाम अलग अलग प्रकार की मूर्तियां आपको दिखाई पड़ी। गुप्तेज की अगर बात करेंगे तो इसमें आप देखोगे ना, तो आपको जैसे मूर्ति कला, जिसे हम लोग कह सकते हैं मंदिर का स्थापत्य कला, नागर स्टाइल, ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो बड़े बड़े मूर्तियां, बड़े बड़े मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे। इसे क्लासिकल एज, गोल्डन एज के तौर पर जाना जाता है, एंशिएंट इंडिया का क्लासिकल एज कहा जाएगा। और अब तक आते आते आप देखोगे तो जिसे हम आजकल का हिंदू धर्म कहते हैं, जिसे पुराने जमाने का ब्राह्मण धर्म कहा जाए, वो आपको स्थापित करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस दौर में आप देखोगे तो भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, यमुना माता, गंगा माता, सबकी मूर्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी।
केव्स की अगर बात करें तो अजंता और एलोरा गुप्त एज के केव आर्ट का जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है उसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल आपको दिखाई पड़ेगा। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसमें अलग-अलग समय पर अलग-अलग डायनेस्टीज के रूलर्स के द्वारा इसको बनाया गया है। यानी इसको रिपेयर कराने का काम, इसमें मूर्ति कला बनाने का काम किया गया। जैसे अगर मैं वाकाटक डायनेस्टी की बात करूं, वाकाटक और गुप्त लोग रिश्तेदार हुआ करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की बेटी की शादी हुई थी वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ में। तो वाकाटक डायनेस्टी और गुप्त डायनेस्टी ने खूब आपको बना रखा है। अजंता की अगर बात करता हूं तो अजंता केव में आपको जो एक आर्ट दिखाई पड़ेगी जो इन्फ्लुएंस्ड होगा वो आपके गौतम बुद्ध से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिएगा तो 29 केव्स हैं। इन 29 में 25 बिहार, बिहार का मतलब मैंने अभी आपको बताया था जहां पर देवी देव मतलब वो बौद्ध मॉन्क रुकेंगे। हाँ, एलोरा केव्स बहुत सुंदर है बेटा, यस बहुत सुंदर, बहुत शानदार है। अजंता भी है, बस एक ही चीज गड़बड़ है, एलोरा में टैक्सी वाले लूटते बहुत हैं भाई। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिव्या तुम बता सकती हो, वहाँ पर किराया मनमाना लेते हैं। हाँ, मैंने मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि ऑटो वाले जो आपका होते नहीं वो किराया बड़ा मतलब पता चला 1 किलोमीटर का 100 रुपए ले लेते हैं। मतलब जैसा उनको ग्राहक मिल जाए। तो जब मैं पहली बार गया तो मैं तो लूट गया। पता चला 500 मीटर के डिस्टेंस का 50 रुपया ले लिया उन्होंने मुझसे। बाद में पता चला कि भैया मोल-तोल कर लिया करो और थोड़ा पैदल चल लिया करो तो किराया बच जाएगा। एलोरा में बस यही नुकसान है। बाकी जो वहाँ पर आर्ट जो है, मंदिर वगैरह जो बनाया गया है, बहुत शानदार है और एलोरा की गुफाओं को राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है? तो देखो भाई, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा हाँ, बिल्कुल, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा 25 विहार, 4 चैत्यगृह। विहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। वाकाटक डायनेस्टी का राजा होगा जिसे हर्षिल कहा जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कलाओं को निकालेगा, लगवाएगा। इनमें आप देखोगे, ये देखो गौतम बुद्ध की एक मूर्ति है, मतलब एक चित्र है, जो कि पद्म पाणि। इस मूर्ति को कहा जैसा चित्र को कहा जाता है बेटा पद्म पाणि। इसे कहा जाता है पद्म पाणि। पाणि मतलब अपने हाथों में उन्होंने कमल लिया हुआ है। हाँ, ठीक है, उन्होंने कमल लिया हुआ है। तो बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अजंता में आप देखोगे तो आपको रेडिश कलर के ज़्यादा यूज़ और ब्लूइश कलर तो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आम तौर पर अजंता के केव थोड़ा डार्कनेस लिए हुए हैं, अंधेरा है। इसलिए नीला तो दिखाई ना पड़ता, डार्क और डार्क कॉम्बिनेशन हो जाता। इसीलिए रेडिश कलर का प्रयोग किया गया है। अलग-अलग गुफाओं की अगर बात करें तो ये लिस्ट मैंने आपको बना दिया है बच्चों। किस क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एलोरा की गुफा की बात करें तो एलोरा और अजंता यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हिंदू धर्म, यहाँ पर आपको जैनिज्म, यहाँ पर आपको बुद्धिज्म, सबका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। वो दशावतार मंदिर भी आपको दिखाई पड़ेगा, वो आपको कैलाश मंदिर भी दिखाई पड़ेगा, भगवान शिव वाला भी दिखाई पड़ेगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म का तो इम्पैक्ट आपको दिख ही रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको केव्स, किस केव में क्या-क्या चीज़ें हैं, देखो मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट बनाकर दे दिया है। जिसे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना? इसको एक-एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें बताने समझाने लायक कुछ भी नहीं है। बाघ की गुफाएँ मध्य प्रदेश में है, बाघ नदी के किनारे है। ये आपको बुद्धिज्म का शुरुआती दौर में किसी धर्म का नहीं था, लेकिन आगे चलकर ये बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। जूनागढ़, ये गुजरात का इलाका है। गुजरात जहाँ पर फिलहाल जूनागढ़ को आप जानते ही हैं। विनीता बेटा याद मत करना, रटना मत, एक बार देख लेना, ठीक है? एक बार देख लेना क्योंकि जब आप लोग मेंस के लिए राइटिंग करोगे, आंसर करोगे ना, तो वहाँ पर 1-2 एग्जांपल दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है और क्या? एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। अब आप ये कहो कि मैं विनीता ने कहा कि मैं खाना अच्छा बना एलोरा बेटा जगह का नाम है। लुबाना नाम बहुत अच्छा रखा है बेटा। लुबाना इज़ अ प्लेस, लुबाना इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, सॉरी एलोरा इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, ठीक है? विनीता ने कहा हम खाना अच्छा बना लेते हैं। कैसे माने? तो विनीता ने कहा सर 1 रोटी और थोड़ी-सी सब्जी खाकर बताइएगा, हम खाना अच्छा बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं? बस वही है। तो आप 1-2 एग्जांपल डाल दोगे ना अपने आंसर में, तो जो आपका पेपर चेक करने वाला आदमी होगा, यानी एग्जामिनर, वो खुश हो जाएगा। उसको लगेगा यार बच्चे ने मेहनत किया है, इसे 1 नंबर ज़्यादा दे देना चाहिए। तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है? सब लोग ये काम करिएगा। जूनागढ़ गुजरात का इलाका है। ये बौद्ध गुफा के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। शुरुआती दौर में बौद्ध गुफा नहीं था, ये बाद में बौद्ध गुफा में कन्वर्ट होगा। शुंग काल में बौद्ध गुफा में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आपको 3 अलग-अलग जगह जैसे खपरा कोडिया, बाबा प्यारे और ऊपरकोट ये जगह के नाम हैं। ये इस गुफा में पाई जाने वाली 3 अलग-अलग जगह हैं, उनके नाम हैं। ऊपरकोट जो कि एक प्रार्थना भवन के पास आता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल यस, नेहा बिल्कुल यस। ये आपके दोनों में काम आएगा। मंडपेश्वर गुफाएँ, मंडपेश्वर ये बम्बई का बोरीवली इलाका है और इसे आप माउंट पीरा गुफा के तौर पर शुरुआत में ये हिंदू धर्म की गुफाएँ थीं, जहाँ पर भगवान विष्णु, गणेश, शिव की मूर्ति थी। लेकिन आगे चलकर पुर्तगाली और अंग्रेज लोगों ने इसे ईसाई गुफा के तौर में बदल दिया है। ये आपकी क्रिश्चियनिटी के तौर पर कन्वर्ट हो गई है। नासिक, नासिक आप जानते ही हैं महाराष्ट्र का इलाका है। त्र्यंबकेश्वर आपको दिखाई पड़ेगा। या अरावली हिल्स का पार्ट पड़ता है। अरावली की पहाड़ी का एक पार्ट है जिसे हम लोग त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबक श्रेणी में ही आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का है। आपको कभी मौका लगे तो जाकर देखिएगा, बेसर स्टाइल में बना हुआ त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, पत्थर को काट कर बनाया गया बहुत शानदार मंदिर है। कभी मौका लगे नासिक जाइए, त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर को देखिएगा और बाहर से दर्शन-वर्शन करने के बाद बाहर से मंदिर को देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटा से लेकर 2 घंटा आपका कब गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एक तो बढ़िया-बढ़िया ठंडी-ठंडी हवा चलती है, ठीक है? बढ़िया, तो अगर आप गए होंगे बेटा अक्षय और दिव्या तो आपने देखा होगा कितना शानदार, कितना सुंदर है कि नहीं? और खास बात त्र्यंबकेश्वर महादेव में आप देखिएगा तो उसमें आपको शिवलिंग शिवलिंग काफ़ी नीचे है, शिवलिंग के लिए ऊपर मिरर लगाया गया है, मिरर, उस मिरर में शिवलिंग देखा जाता है। ठीक है ना? चलो भाई। अरे बेटा मैं हाँ, मैं भी गया हूँ, मैं भी गया हूँ। तभी तो मैं सारी चीज़ें बता पाता हूँ आप लोगों को, बकायदा कि देखो ऐसा है, ऐसा ये सारी चीज़ें, ठीक है? चलो भाई। देखो बेटा मेरे पास बमुश्किल 10 मिनट का समय है, मेरी अगली क्लास भी है। तो यहाँ पर 24 बौद्ध गुफाएँ हैं, पांडव लेनी के नाम से इनको जाना जाता है और ये शुरू में हीनयान से जुड़ी थी, बाद में कनिष्क ऐज के बाद में आप देखोगे तो महायान हो जाएगा क्योंकि कनिष्क के बाद ही महायान आपको दिखाई पड़ेगा। गुप्तेश की अगर बात करेंगे तो गुप्तेश तक तो आते-आते स्तूप का काम खत्म हो गया था, नागर स्टाइल के मंदिर बनने लगे थे लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो सारनाथ में जो धमेक स्तूप है, हाँ, जो धमेक स्तूप बनाया गया है, वो आपका सबसे सुंदर है। ये सारनाथ का जो बनारस का इलाका पड़ता है वहाँ पर बना हुआ है ये। सिख स्टाइल की अगर बात करें तो अगर आप देखिएगा तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा सिख स्टाइल पर। इस अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का बहुत ही शानदार मंदिर है। इस मंदिर को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये आपके मुगल यानी कि मेडिवल पार्ट का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो अभी मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इसमें आप देखिए ये देख रहे हैं ना, ये मेहराब है, ये देख रहे हो तो गुम्बद बनाया गया। अभी मेहराब क्या होता है, गुम्बद क्या होता है, जब कल मैं आपको आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल हिस्ट्री मेडिवल इंडिया का बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये आपका मेडिवल पार्ट का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अब आप देखो सिख स्टाइल पर आ जाओ, इस पर भी आप देखिए राजपूत शैली को देखिएगा तो ये भी आपकी इस्लामी आर्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। देख रहे हैं ये मेहराब आपका बना हुआ है, ये आपका मेहराब है। मेहराब एक प्रकार का दरवाजा होता है जिसमें इस प्रकार की शेप बनती है, इसे मेहराब कहा जाता है। ठीक है ना, ये मेहराब बन जाएगा। तो आप देखोगे तो राजपूत स्टाइल और आपका जो सिख स्टाइल है ये आपके मुस्लिम एज से ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चलो आज के लिए आप लोग एक सवाल लिख लो कि मौर्य कला
मौर्य कला की विशेषताओं, मौर्य कला का वर्णन करिए, मौर्य कला का वर्णन करिए, मौर्य कला का वर्णन करिए, 150 वर्ड्स। ठीक है, एक्सप्लेन मौर्यन आर्ट, एक्सप्लेन मौर्यन आर्ट। ठीक है, इसको 150 शब्दों में लिखिएगा, पॉपुलर आर्ट और कोल्ट आर्ट को एग्जांपल में लेते हुए लिखिएगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल बच्चों मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। ठीक, अच्छा एक सवाल मुझे याद आ गया एकदम से, आप में से किसी बच्चे ने पूछा था कि इंडस वैली जो है वो आपका प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वैदिक एज आपका प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है बेटा, वो हिस्टोरिकल एज है। जिस भी बच्चे ने पूछा था मैं उसको जवाब दे रहा हूं कि प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट इंडस वैली है, जबकि वैदिक एज आपका हिस्टोरिकल एज है। ठीक है, चलिए तो 8:30 बजे बेटा मेरी दूसरी क्लास है, नहीं तो मैं आप लोगों को और समय दे देता, कोई बात नहीं है। कुछ भी सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कल पूछ लीजिएगा, मैं कल आपको बता दूंगा। हाँ बेटा, टाइमिंग यही रहेगी, टाइमिंग यही रहेगी बेटा। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल बेटा।